स्पीकर मैडम, सबसे पहले बैठिए ना। नो नो नो, कितना समय सबको दिया, आपके यहाँ से भी 2 लोगों को दिया। मैंने आप शुरू कर दो भैया। मैडम, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ नो, अभी नहीं, कि फिर कभी मिलेगा मौका। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शुरू कर दो। आज 12 बजे से, लगभग 12 बजे से दिन भर चर्चा करने में 6 घंटा, पूरा 6 घंटा इसमें चर्चा हुआ और पूरे पार्टी के नेताओं ने, संसद के सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। हो गया, प्लीज, फिर कभी मौका मिलेगा, आज नहीं, बहुत हो गया, प्लीज बैठिए। तो आज मैं दे दूंगी, कभी दे दूंगी। मैडम, आपको मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर ज्यादा दे दूंगी। आज अभी तक चर्चा बहुत अच्छी तरह से हुआ, शांतिपूर्वक चर्चा हुआ और सबका बात हम लोग ने शांति से सुना। सरकार ने पूरा नोट किया और आदरणीय खड़गे जी और सौगता रॉय जी, आप दोनों ने जो नोटिस दिया, और नोटिस का जो शीर्षक है रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज एंड लिंचिंग इन मॉब वायलेंस इन द कंट्री, हिंदी में देश में अत्याचारों और भीड़ द्वारा हिंसा में जान से मारने के कथित घटनाओं पर जो चर्चा हुआ, उसको सरकार का तरफ से पक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हम लोग ने बहुत ध्यान से सुना और इसलिए मैंने कहा कि पूरा हमने आपका बात को सुना, इसलिए हमारे सरकार का पक्ष को भी आप ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत ज़्यादा विषय लंबा नहीं ले जाऊंगा। हम लोग सब संविधान के प्रति सब समर्पित भाव से मानते हैं और संविधान के मतलब से ही हम लोग चलते हैं। इसलिए जब हम लोग ने ओथ लिया है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे हम संसद के सदस्य हैं, हम लोग ने ओथ लिया, तो ओथ लिया है तो संविधान में जो प्रावधान है और उस प्रावधान से जो कानून बना है विभिन्न प्रकार का, उसी प्रकार से ही देश चलता है। संविधान 246 पार्ट 3 में आज जो चर्चा हुआ, इसका क्लियरली डिफाइन किया गया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ काउस and to prohibit the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle, इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य सरकार को पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। ये सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है। एंट्री 15 ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल में प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीजेस, वेटरनरी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, ये भी स्टेट को दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 39 सीआरपीसी में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जब भी इस तरह का घटनाएं, एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू कैटल्स और बोवाइन और मिल्क काउस, मिल्क कैटल्स, if any incident related to that is appeared before any person, he must report it to the nearest magistrate or police officer. And based on section 39 of the CRPC, the Ministry of Home Affairs had reminded again the latest. Yes, Kiran ji, you don't. So, based on the provisions in the law, we have issued clear advisory to all the states and union territories of the country that mob lynching or anything related to that will not be acceptable. So, strong action must be taken. Now, Madam, I cannot imagine a situation where the Prime Minister directs a situation, what they are saying, that Prime Minister or the Union government should take over the state administration just because there is one incident. Is it possible?
we are functioning under the provisions of the Constitution of India. There is a federal structure which is very well defined. Address to chair. If madam, मुझे इस बात का शुरू से आशंका थी कि वो एक राजनीतिक मुद्दा से ही चर्चा लाया, वो चर्चा में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो मैं जब यहाँ कोई विवादित बात नहीं कर रहा हूँ तो फिर भी ये क्यों चिल्ला रहे हैं? जब मैं संविधान का दायरे में जो प्रावधान है इसी को बता रहा हूँ, तो ये बीच बीच में उठ करके जो हंगामा करना, इससे पता चलता है कि इसको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, उसको एक राजनीतिक मुद्दा चाहिए था। और जिस तरीके से इन्होंने आज बेबुनियाद बातें कही, जिस तरीके से टॉपिक से बाहर जाकर के इन्होंने बात किया, फिर भी हमने उसको टोका नहीं, हमने इसका बात को ध्यान से सुना मैडम। और आज जब मैं संविधान के अंदर में जो प्रावधान है इसी को मैं उल्लेख कर रहा हूं, तब भी इनको तकलीफें होते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, अगर आप इसको सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाना है तो फिर समय मांग करके सदन में आपने चर्चा क्यों मांगा? जब आपने चर्चा मांगा तो चर्चा को सुनने के लिए भी, उसका जवाब के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मैं एक दो बातें मैडम बताना चाहता हूं। सबसे पहले जब मैं एट्रोसिटीज का बात करता हूं मैडम, ये जब आंकड़े इसके पास आंकड़े पहुंचेंगे और आंकड़े देशवासियों के पास पहुंचेंगे, इसका पोल खोलेंगे, आज जो ये मुद्दा उठा के आया है सब नंगा होंगे, क्योंकि हमारा सरकार ने जो किया है हम एक तथ्य के आधार पर हम बोल रहे हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए जो तरह तरह से एक मुद्दा बनाते हुए एक डिजाइन के साथ एक देश भर में हवा खड़ा करने का जो कोशिश करता है, इसको समय समय में जनता ने जवाब देते आ रहे हैं। हम जब विपक्ष में थे मैडम, हम विपक्ष में थे, तब इन्होंने यहाँ सत्ता में बैठ करके इन्होंने जिस तरीके से इस देश को एक अपने तरीके से जो एक दृश्य दिखाया, उसमें उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे उन्होंने ऐसा मजाक किया, और आज मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। और मैडम, सबसे पहले मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। हम जब 2014 में हम सत्ता में नहीं आए थे, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में हमारा सरकार नहीं आए थे, दिल्ली में केंद्र में हमारी सरकार नहीं आए थे, उस समय जो कुछ घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको उसमें मॉब लिंचिंग दिखाई नहीं दिया था क्या? मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। 2014 में वेस्ट बंगाल का घटना, उसके बाद महाराष्ट्र में जनवरी दोंडाईचा गांव में जो घटना हुआ, ये शुरू से ये यही चाहते हैं, भागने वाले हैं, इसलिए बहाना बना रहे हैं। सच्चाई सुनने का इसमें ताकत नहीं है, इसलिए जब सच्चाई बात इस सदन में बताए जा रहे हैं और ये हंगामा करके वॉकआउट का ड्रामा कर रहे हैं, सदन का समय बर्बाद किया है, 6 घंटे इसमें बहस किया है, सारे सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, और जब जवाब देने के लिए हम खड़े हैं तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं। मैडम, मैं आपको बता रहा था, हमारा सत्ता में आने से पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने से पहले लगातार जो वाकयात हुआ है, मैं आपको दूसरे गांव को बताता हूं। सिंगायत गांव में 2014 17 मार्च को जलगांव जिले में जो घटना हुआ, उसमें कितने हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगा हुआ, उसमें बीफ कैरी करके ले गया, इस तरह का कोई इंसिडेंट लेकर के, उसके बाद रमानंद नगर में महाराष्ट्र के जलगांव जिले में उसमें एक
टेम्पो में कुछ सामान मीट ले जा रहे थे, उसको लेकर के वहां जो दंगा हुआ था, उसके बाद 2014 5 अप्रैल में महाराष्ट्र के तापी टोल नाका में जो कैटल ट्रैफिकिंग के नाम से जो बड़ी घटना हुए थे, इतना एक के बाद एक घटनाएं होते गए। मैंने आपको एक दो से उदाहरण बताया, ये सभी उदाहरण 2010 से हम कहानी बताएंगे और उससे पहले का कहानी बताएंगे, तो ये जनता के सामने में ये चेहरा दिखाने का लायक नहीं रहेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री जी आने के बाद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक साफ साफ शब्दों में कहा है कि गौ रक्षक के नाम में 1 मिनट 6 बज गए हैं। मुझे लगता है मंत्री जी का जवाब होने तक हम सदन का समय बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ो। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक क्लियरली पब्लिक मीटिंग में भी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग में भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कट इस बात को कहा है। और मैं आपको 1-2 लाइन प्रधानमंत्री जी के वाक्य का बताना चाहता हूं। मैं कोट करता हूं प्रधानमंत्री जी का, सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव इंसाइटेड वायलेंस इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन। दोज एंगेज इन डिस्टर्बिंग द हार्मनी इन द कंट्री आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। It has an impact on the image of the nation. The state governments must deal sternly against such anti-social elements. इसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने और बहुत कुछ बातें कही। इससे पहले आप बताइए, जो मैंने आपको कहानी बताया, मॉब लिंचिंग, कैटल स्मगलिंग को लेकर के, बीफ के नाम में इस देश में जितना इंसिडेंट हुआ, मैंने कुछ गिनती बताया और कितना आपके सामने में मैं और साबित कर सकता हूं तथ्य, जो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के आपके नेतृत्व ने कभी कंडेम किया है इस चीज को? बताइए। हमारा प्रधानमंत्री जी ने कंडेम किया है और राज्य सरकार को कहा है कि कदम उठाना चाहिए। आपके सरकार, आपके प्रधानमंत्री तो कभी एक शब्द भी इसका जिक्र नहीं किया। आपने कभी इसको इश्यू बनाया? आपने समय समय में जो इश्यू बनाया, मैं आपको 2 मिनट बाद में उसको बताता हूं। लेकिन आपने एट्रोसिटीज के नाम लेकर के, दलितों और मुसलमानों का नाम लेकर के आपने जो वोट बैंक का राजनीति किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे सत्ता में आने से पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी पूरा हमारे पास तथ्य है, हमारे पास फिगर्स है। फिगर्स आपके सरकार का भी था, हमारे सरकार का भी है। ये फिगर हमने नहीं बनाया। और मैं दलितों का बात करता हूं, ये एक ट्रेन है इस देश में, काफी सालों से एक ट्रेन चलता आया है। देयर इज ए ट्रेन विच इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी गवर्नमेंट, ये चलते आया है। इसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के ऊपर में जो एट्रोसिटीज हुआ है, वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है 2016 का रिकॉर्ड के मुताबिक। 2016 हमारा सत्ता आया है भारतीय जनता पार्टी का 2017 में। 2016 तक का जो रिकॉर्ड है, उसमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 मध्य प्रदेश, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। और ये हमारा सत्ता में आने से ये फिगर बदला नहीं है। ये कई सालों से ये जो स्टेट में सबसे ज्यादा संख्या में ये घटनाएं हुए हैं, वो वही स्टेट का घटना है। सरकार कभी मायावती का रही, कभी मुलायम जी का रहे, अखिलेश जी का रहे, वो फिगर वो सेम रहा है। वैसे ही अलग अलग राज्यों का भी, तेलंगाना का भी, आंध्र प्रदेश का भी सरकार बदलने से फिगर बदला नहीं है। यानी कि एक ट्रेंड, घटनाओं का जो घटनाक्रम जो हुआ है, वो एक हिसाब से चलते काफी सालों से आए हैं। उसके बाद मैडम, मैं आपको सेक्शन 153A और 153B के तहत जो कम्युनल एंगल जो आप लोग दे रहे हैं, उसके मैं बात बताना चाहता हूं। अभी केरला के जो कम्युनिस्ट के एमपीस और कांग्रेस के एमपीस भाग गए हैं, वो सुनते तो अच्छे थे। 2014 आपने बार बार कहा है कि हमारा सत्ता आने के बाद ये घटनाएं जो है वो शुरू हुआ है, पहले घटनाएं नहीं होते थे। और मैंने आपको बाकी चीज का जो बताने वाले हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन
केरला में 2014 में पहले कांग्रेस का सरकार थे, फिर लेफ्ट पार्टी का सरकार आया। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कम्युनल जो वायलेंस हुआ है, और सेक्शन 153 और 153A 153B में जो दर्ज किया गया है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंसिडेंट केरल में हुआ है। अब केरल के लोग कैसे जवाब देंगे? MP लोग तो भाग गए हैं, बाहर चले। उनके राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। उसके बाद 2015 में सबसे ज्यादा घटनाएं कम्युनल जो वायलेंस, एक कम्युनल नेम से जो क्लैशेस हुआ है, वो सबसे ज्यादा घटनाएं हुआ है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर में हुआ है तेलंगाना, और तीसरे नंबर में हुआ है कर्नाटका। अब कर्नाटका का भी हमारा खड़गे जी और बाकी सब चले गए हैं। और 2016 में ये घटनाएं सबसे ज्यादा हुआ है उत्तर प्रदेश, और दूसरी सबसे बड़ा घटना नंबर 2 में रहा पश्चिम बंगाल। ये फिगर मैं आपको दूंगा, ये पश्चिम बंगाल में हुआ, ये फिगर मेरा नहीं है। और तीसरे नंबर में केरला हुआ है। ये फिगर हमारा नहीं है, ये ऑफिशियल फिगर है। ये स्टेट का है। ये फिगर आप ही देते हैं। स्टेट देता है। ये मैडम, ये जो फिगर है, ये फिगर राज्य सरकार से ही मिलता है, हम अपने आप दर्ज नहीं करते हैं। इसलिए अगर इफ यू डिस्प्यूट दिस फिगर, यू आर डिस्प्यूटिंग द फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर अध्यक्ष महोदय, अगर तथागत दादा इस फिगर को सौगता रॉय दादा इस फिगर को डिस्प्यूट करते हैं, इसका मतलब वो अपना सरकार का फिगर को डिस्प्यूट कर रहे हैं। मैडम जो मैं घटनाएं को, जो आपने जो केंद्र सरकार को जो ब्लेम करने का कोशिश किया, एक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया हुआ है, मदुराई बेंच, मद्रास हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया, जिसको बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर कंट्री में इसको स्टे दिया गया है। इसलिए सब जुडिस होने के कारण मैं उस विषय में ज्यादा लंबा से नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के काम करने के लिए अच्छा सुझाव देने के बजाय आप खामखा इसको बार बार प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके, केंद्र सरकार को टारगेट करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री पूरे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ के स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लो? ये हो नहीं सकता है मैडम। एक सिस्टम के तहत हम चल रहा है, और हम होम मिनिस्ट्री जब जरूरत पड़ता है, हमको लगता है कि हमको इंटरवीन करना चाहिए, एडवाइजरी जारी करना चाहिए, मदद देना चाहिए, हम समय समय पे राज्य सरकार के साथ तालमेल रहा है। हमारा वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब जरूरत पड़ा टेलीफोन से मीटिंग कॉल करके राज्य का साथ में संपर्क रहा। हमारे वरिष्ठ अधिकारी, जो गृह मंत्रालय में जो अधिकारी लोग हैं, वो समय समय में राज्य सरकारों से तालमेल में काम करता है। स्टेट का अपैरेटस और सेंटर का जो मशीनरी है, उसमें कोई विरोध आभास नहीं है। विरोध आभास सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से जो हम लोग बोलते हैं, इश्यू बनाते हैं, वहां पे विरोध आभास है। सरकार, वहां का राज्य सरकार के जो मशीनरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मशीनरी है, उसमें तालमेल है। आपने जो कुछ दो तीन केस के बारे में मैं बताना चाहता हूं। केसेस तो बहुत हुए हैं, पूरा कहानी भी बहुत है, लेकिन जो खड़गे जी ने हम लोगों को पूछा कि आपने कार्रवाई क्या किया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इतना स्विफ्ट एक्शन हमारा निगरानी में हम लोग जहां भी देखते हैं, मैं राज्य सरकार का प्रति उनका बिहार से मैं बोल रहा हूं कि इतना क्विक एक्शन इससे पहले हमने देखा नहीं है। राजस्थान में जो घटना हुआ, राजस्थान में 200 लोगों का एक जमावड़ा हुआ, और वहां में एक घटना हुआ, मोहम्मद पहलू खान का जो घटना आप लोगों ने जिक्र किया, तुरंत कोई विलंब किए बिना विलंब किए FIR लॉन्च किया, और 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया, उसको अरेस्ट हो गया।
उसके बाद हरियाणा में पालवाल फरीदाबाद में जो घटना हुआ 23 जून 2017 को जो घटना हुआ, उसमें 4 मुसलमान भाइयों को जो मारने का घटना सामने में आया, उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुआ और उसमें 4 लोगों को तुरंत उसको अरेस्ट किया गया है। बेल तो आप चाहता है कि कोर्ट को हम ले लें? अध्यक्ष महोदय, इतना वरिष्ठ नेता होते हुए, इतना वरिष्ठ सांसद होते हुए वो चाहते हैं कि जुडिशरी का काम भी सरकार ले ले क्या? बेल किसको देना है नहीं देना है वो भी सरकार तय करेंगे क्या? वो स्पीकर मैडम, मैं कभी कभी ताज्जुब होता हूं कि इतना वरिष्ठ नेता भी स्लिप हो सकता है और गलत बात बोल सकते हैं। आप ऐसे बात मत कीजिए मैडम। झारखंड का जो घटना की बात है, 27 जून झारखंड में 55 वर्ष का मुस्लिम जो डेयरी ओनर है मोहम्मद उस्मान अंसारी का साथ जो घटना हुआ था, उसके बाद जो कुछ एक मॉब ने आग जलाने का घटना हुआ था, पुलिस ने तुरंत उसमें कार्रवाई किया और उसमें कोई, हमने हिसाब जो लिया है, रिपोर्ट लिया है, देखा है, राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं है। उसके बाद झारखंड में दूसरा घटना अलीमुद्दीन अलियास असगर का घटना हुआ, उसमें एफआईआर लॉन्च हुआ, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में नागपुर में जो घटना आप लोगों ने, काफी लोगों ने जिक्र किया, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले जो घटनाएं मैंने जिक्र किया, आप लोग ताज्जुब होगा, सारा का सारा मैडम, मैं अगर यहां में तथ्य रखूंगा तो आप खुद को शर्मिंदा होगा कि आप लोगों ने इस मुद्दा को यहां उठा करके हमको उंगली उठाने का काम किया। हमने कानून के मुताबिक जो कार्रवाई करने का काम किया है, उतना स्विफ्ट उसका मुकाबले कोई नहीं कर सकता है। और मैडम, आप लोगों ने मैडम, हम जो भी कहते हैं तथ्य के आधार पर कहते हैं मैडम। उसके बाद तथागत जी जब हाउस से बाहर मिलते हैं तो बहुत अच्छा होता है। स्वागत रहे, आप ऐसे बिहेव करते हैं, आपके नाम भी मैं भूल जाता हूँ। स्वागत दादा, आप हाउस से बाहर जब भी मिलते हैं तो आप इतना अच्छा से व्यवहार करते हैं, इतना लर्नेड, इतना अच्छा आपका एक जेंटलमैन का व्यवहार करते हैं। सदन में आता है तो आप कांग्रेस लोग से मिल करके आप क्यों बिगड़ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप एक जानकारी आदमी है और एक अनजान की तरह आप बात मत कीजिए। स्पीकर मैडम, हर राज्य ने अपने अपने तौर पर संविधान के मुताबिक कानून बनाया है। अभी तक 24 राज्यों ने और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने 24 states and 5 union territories have framed their own laws on banning or restricting of the slaughter of animals and their progeny. ये आप अभी बताता हूँ। थोड़ा सुन लिया। उसके नाम मैं बता सकता हूँ। उसके बाद अभी तक 5 राज्यों ने और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने इस विषय को लेकर के कोई कानून नहीं बनाया। बंगाल ने कानून बनाया और उस कानून के तहत काम करे। अब अपने मुख्यमंत्री जी को बोलिए, आप वरिष्ठ नेता है, कार्रवाई जो करना है उसके तहत कीजिए। ये जो 5 राज्य है, जिसमें केरल भी है, 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी जो कानून नहीं बनाया, वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, क्योंकि संविधान में वो उसके दायरे पे है। वो किस तरीके से कानून बनाना है उसके ऊपर है। और आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूं कि हर राज्य का कानून एक दूसरे से भिन्न है। लॉ का जो प्रोविजंस है सारा राज्यों का एक समान नहीं है, और उसके तहत जैसे वो कार्रवाई करना चाहता है वो कर सकता है। उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर कट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से और जो स्टेट सेंट्रल लीज का बाइफरकेशन सब्जेक्ट के मुताबिक से और जो आर्टिकल
246 पार्ट 3 में जो पावर दिया गया है लेजिस्लेचर का पास एब्सोल्यूट पावर है, उसके तहत हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब देश में एक छवि खराब होता है, माहौल खराब होता है, तो हमारे होम मिनिस्ट्री के माध्यम से हम जरूर एडवाइजरी जारी करते हैं और हम रिपोर्ट लेते हैं। मैडम, आज इस चर्चा के दौरान काफ़ी एलिगेशन लगाया और काफ़ी बातें को घुमा फिरा करके हमारा ऊपर आरोप लगाने का कोशिश किया। मैंने कहा कि ये चर्चा में दो बिंदु है, एक एट्रोसिटीज जिस पे मॉब लिंचिंग है, या आप दलितों के ऊपर अत्याचार का, मुसलमानों के ऊपर में, या गरीबों के ऊपर, या एक कम्युनल क्लैशेस होता है, तो अलग अलग किस्म का जो घटनाएं को लेकर के आप एट्रोसिटीज एंड मॉब लिंचिंग को लेकर के चर्चा आपने किया। काफी दिनों से आपने एक इसको बनाया नॉट इन माय नेम करके। कभी इंडिया गेट में कुछ लोगों को आप लोग तालमेल करके वहां कैंडल लाइट जला करके प्रोटेस्ट करवाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि मॉब लिंचिंग जो है इट्स वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्राइम। कोई इसको समर्थन कर नहीं सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने दो टुक क्लियर शब्दों में इस बात को कहा है, कड़े शब्दों में निंदा किया है और कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। मैं ये चाहता और सरकार ये चाहता कि चाहे वो इंसिडेंट बंगाल में हो, चाहे केरल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, हर जगह जब जब ये इंसिडेंट होता है तो उसको कंडेमनेशन यूनिवर्सली होना चाहिए था। आप जब आपका राज्य में जब घटना होते हैं तो आप चाहते हैं कि इसका चर्चा ना हो। हाँ, सिलेक्टिव एमनेशिया जो बीमारी एक आजकल हो गया है, उसके मुताबिक आप चुन चुन के क्यों कुछ मुद्दा आप उठाने का कोशिश करते हैं। और इससे पहले आपने एक इस देश में माहौल खड़ा किया, उसका नाम था इंटॉलरेंस। असहिष्णुता का नाम से एक चर्चा शुरू हुआ, लेकिन जनता ने उसका जवाब देने के बाद वो चर्चा बंद हो गया। फिर आप ढूंढने लगा कि दूसरा एक मुद्दा हमको तलाशना चाहिए। अवार्ड वापसी का आपने चर्चा चलाया। जब सारा अवार्ड वापसी करने वालों का पोल खुल गया तो फिर आपने दूसरा एक टॉपिक ढूंढने शुरू कर दिया। फिर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से जो देश को गाली देने का काम किया उन्होंने, मैं आज भी कहता हूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से अगर देश को गाली देंगे तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप भारत माता को गाली दो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका लिबर्टी होता है। अब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कीजिए। इसलिए आपने आपका पार्टी नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाकर के कुछ लोगों का साथ बैठ करके जो भारत तोड़ो नारा लगाने वालों का साथ बैठने का भी काम किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सब लोग ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेजॉरिटी लोग वहां देशभक्त लोग ही है, वहां सब पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां का माहौल कुछ लोग ही खराब करते हैं। इसलिए हम जेएनयू को पूरा का पूरा हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इस सदन में दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे, आम आदमी के हमारा साथी लोग बैठे हैं, चर्च को अटैक किया करके मैं खुद ताजुब हो गया। 4-5 दिन तक टेलीविजन में एक ही न्यूज चलते रहा कि सारा गिरजाघरों को, चर्चों को तोड़े जा रहे हैं दिल्ली में। तो मैंने बहुत चिंतित हुआ। हमारे ईसाई भाइयों के साथ मीटिंग हुआ। मैं बोलता हूं कि तुरंत हम इसको कार्रवाई करेंगे। राजनाथ जी से भी मिले, राजनाथ जी ने भी मीटिंग बुलाया। मैंने तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बोला कि ये क्या बात है, मीडिया दिखा रहे हैं 4-5 दिन से कि दिल्ली में सारा जो चर्चों को ढूंढ ढूंढ के तोड़े जा रहे हैं, रिपोर्ट दो। और जब रिपोर्ट सामने में आया तो हमने सारा धर्मों का हमने रिपोर्ट मांगा। कम से कम 3 से 1 साल का घटना मैं बता रहा हूं। 300 से ज्यादा मंदिरों के साथ, यहां मंदिरों मतलब मंदिर के अंदर बाहर उससे जुड़े हुए घटनाएं हुई। कम से कम 30 से ज्यादा जो हमारा यहां सिखों का गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा से जुड़े हुए घटनाएं हुए। और 40-50 का हमारा मस्जिदों में
उससे जुड़े हुए घटनाएं हुए। चर्च का 4 घटनाएं सामने में आया, तो मैंने कहा कि क्योंकि टेलीविजन सिर्फ चर्च का ही दिखा रहे हैं तो चर्च का 4 घटना को हमको बताइए कैसे हुआ। और उसमें जब पता चला कोई संयोजित तरीके से कोई मॉब जाकर के किसी चर्च में कोई अटैक नहीं हुआ। एक चोरी का मामला सामने में आया और एक कोई वहां खेल रहे थे तो क्रिकेट बॉल जाकर के वहां खिड़की में कहीं लगा। और एक केस में सचमुच में जो भगवान जीसस का मूर्ति होता है उसको तोड़ा गया, तो पुलिस का रिपोर्ट हमने मंगवाया, कहा कि वो कोई चोरी का इरादा से गया तो उसमें चोट पहुंचा तो थोड़ा या ज्यादा दुख है। लेकिन चाहे वो हिंदू का मंदिर हो चाहे क्रिश्चियन का चर्च हो, अगर इसको मुद्दा बनाना है तो ये मुद्दा बनाना चाहिए कि हमारा धर्म स्थानों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन देश भर में जो आपने ऐसा एक माहौल खराब किया और विश्व भर में आपने कहा ना हिंदुस्तान का छवि को खराब करने की कोशिश किया, हिंदुस्तान का छवि को सबसे खराब सबसे बर्बाद करने की कोशिश आप लोगों ने किया है। पूरा दुनिया में भारत का ऐसा तस्वीर पेश किया कि यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज को और चर्चों को जलाया जाता है, टूटा जाता है, मारा जाता है, ऐसा आपने छवि पेश किया, जबकि ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ। कुछ बातें हैं मैं कांग्रेस के दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं। मैं अभी वो भाग गए, लेकिन बाद में उसको बताऊंगा। वो चले गए लेकिन उसको बताऊंगा कि जब इंदिरा अध्यक्ष महोदया जी, इंदिरा जी का शासन का समय में यहां होम मिनिस्ट्री से कुछ ऑर्डर पास हुआ। उस ऑर्डर के मुताबिक मेरे प्रदेश, आपने मेरा प्रदेश का जिक्र किया, अरुणाचल प्रदेश में एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया। वहां कोई भी क्रिश्चियन मिशनरीज, कोई भी पास्टर, कोई भी फादर, कोई भी हो, क्रिश्चियन के नाम से अरुणाचल में अगर इंटर करता है तो उसको अरेस्ट होना चाहिए। ये ऑर्डर कांग्रेस के समय में पास हुआ। मदर तेरेसा को जब वो अरुणाचल जाना चाह रही थी, उनको मना किया कि आप कहीं भी जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते हैं। ये ऑर्डर कांग्रेस के समय में पास किया। और अभी वहां से हम लोगों को बदनाम करते हैं कि बीजेपी आने के बाद सबको हिंदू बनाएंगे, क्रिश्चियंस का प्रोसिक्यूशन हो रहा है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता सरकार आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में एक भी ईसाई को, हमारे क्रिश्चियंस भाई बहनों को एक भी प्रोसिक्यूशन हुआ है तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कांग्रेस को ये जवाब देना पड़ेगा। हजारों लोगों को जो जेल डाला, घर जलाया दिया गया, जो क्रिश्चियंस के मशीनरी का जितना भी जो फंक्शनरीज को जो टॉर्चर किया और उस समय घर जला दिया गया, उसके लिए क्या कभी कांग्रेस माफ मांगेगी? आपका जो कारनामा है, आपका जो करतूत है, उसको तो आप छुपा के रखते हैं। और आप जब इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। आज से 3 साल पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद भ्रष्टाचार का इश्यू तो खत्म हो गया है हमारा केंद्र सरकार का डिक्शनरी से। तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप ये इंटॉलरेंस, अवार्ड वापसी, और आज आप मॉब लिंचिंग के नाम से 6 घंटा इस सदन में आपने बहस लेकर के आने का काम किया। हम भागने वाला नहीं है। अगर हम तो वॉकआउट भी नहीं करते हैं। और मैडम आपको अच्छा से मालूम है, हम जब यहाँ 2004 से हम लोग जब अपोजिशन में एमपी थे, हम जब प्रोटेस्ट करते भी थे तो हम बहुत ही शालीनता से प्रोटेस्ट करते थे। और ये चेयर्स हम लोग बाहर जाते नहीं थे, जबकि हमारा नंबर में ज़्यादा फर्क नहीं था। हमारा 137 था, कांग्रेस का 145 था, करीब करीब बराबर नंबर था। फिर भी हम लोग जबरदस्ती करके यहाँ नहीं आते थे और स्पीकर के ऊपर में कागज नहीं फेंकते थे। हम लोग डेमोक्रेटिकली डिसिप्लिन के साथ हम लोग बहस में हिस्सा लेते थे। लेकिन आप लोगों ने कैसे ठोकते थे हमको। आपका एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि हम सारा लोगों को बुलाएंगे मीटिंग में, बीजेपी को नहीं बुलाएंगे। हम लोग इलेक्टेड एमपी है, रिकॉग्नाइज अपोजिशन पार्टी है, फिर भी आप लोगों ने इस तरह का भाषण और इस तरह का वाक्य का इस्तेमाल किया है। और मैडम, ये बहुत बड़ा देश है। मैडम, मैं कितना मिनट और बोलना है? 5 आपको मैं जवाब देना है तो मिनट। मैडम, 1.3 लगभग बिलियन के इस देश में
इसमें स्टेट से यूनियन टेरिटरी से काफ़ी घटनाएं हुए हैं और जो गलत घटनाएं हुए हैं वो हम सब मिलकर के उसको खंडन करना चाहिए। इसमें पार्टीशन का बात नहीं आना चाहिए। कोई गलत अगर इस देश में घटना हुआ है तो देश के लिए ये दुखद बात है, इसके लिए कोई पार्टीबाजी का बात नहीं करना चाहिए। और मैडम, इसमें किसी भी राज्य में कोई भी घटना होता है, कोई भी वायलेंस होता है, आप बताइए आज हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं कोई घटना हुआ है हमने सहायता देने से अगर मना किया है, भेदभाव किया है, तो आप बताइए। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें। लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, उसको हर राज्य सरकार उसको बनाए रखे। हम लोग ये चाहते हैं और उसके लिए जो भी मदद सहायता केंद्र सरकार से चाहिए हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन आप बार बार हमको आरोप लगाते हैं कि हमने इस देश का माहौल को खराब किया है। अध्यक्ष महोदय, देश का माहौल कैसे खराब होता है? देश का माहौल क्या भारत माता की जय लगाने से खराब होता है या भारत को टुकड़ा करो बोलने से खराब होता है? बताइए। देश का छवि या देश का माहौल कब खराब होता है आप बताइए? जब अफजल गुरु को फांसी देने के लिए समर्थन लोग जब करते हैं तब माहौल का खराब होता है या अफजल गुरु के समर्थन करने वाला लोग की वजह से देश में माहौल खराब होता है? आप ये बताइए। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आर्मी को सैल्यूट करने से देश का छवि खराब होता है या आर्मी से सबूत मांगने वाला जो करते हैं तब हमारा देश का छवि खराब होता है? हम जब आर्मी को इज्जत देते हैं तब छवि खराब होता है या आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने से देश का छवि खराब होता है? देश का छवि खराब करने का काम कौन कर रहे हैं? हमारा एक करतूत बताइए जिससे हमारा देश को शर्मिंदा का हमको ये बोझ उठाना पड़ रहा है। आप ऐसे कदम कोई एक तो बताइए। मैडम, आप मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अंत में मैं सारा देश को इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। हमारा प्रधानमंत्री ने पहला ही दिन से अपना इंटेंशन क्लियर करके चला है। देश संविधान से चलता है और सरकार का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। जब हमारा नेता हमारा सरकार के लिए क्लियर इंटेंशन कह दिया कि इस देश में जो भी प्रॉब्लम है सामूहिक रूप से इसका समाधान होना चाहिए और विकास ही एकमात्र सॉल्यूशन है, फिर हम बार बार जो इस देश में अलग अलग तरीके से इशू बना करके सदन का समय खराब करने का और देश का छवि खराब करने का जो कोशिश करता है, इसको बंद होना चाहिए। और साथ साथ हम लोग जब प्रधानमंत्री की ओर से कोई चीज अपील करता है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने जब अपील किया है तो हमारे लिए भी है, राज्य सरकारों के लिए भी है और देश के सब जनता सब नागरिकों के लिए है, उसको इज्जत देना चाहिए। देश दुनिया में आज प्रधानमंत्री जी का गुण गा रहे हैं। ऐसा समय अध्यक्ष जी समय बार बार नहीं आता है कि किसी देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले। ऐसा मौका इतिहास में हर देश के नसीब में बार बार मिलता नहीं है। अब ये हमारा समय है। विश्व में जब हिंदुस्तान का नाम इतना रोशन हो रहा है, हमारा प्रधानमंत्री का विश्व के सब लोग इज्जत दे रहे हैं, ऐसे समय में हमारा प्रधानमंत्री का छवि को, हमारा सरकार का छवि को बर्बाद करके आप देश का छवि को खराब कर रहे हैं। आप ये चीज मत भूलिए। इसलिए मैं आपको एक चेतावनी दे करके अपना बात समाप्त करना चाहता हूं। आप समझ मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझिए। चेतावनी मत बोलो। आप मेरा बात का पूरा सुन लीजिए। जनता, आप जितना बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, आप उतना अपना आपका वेश नकाब हो रहे हैं। देश जनता के सामने में आपका जो अंदर का जो असलियत है वो सामने में आ रहा है, क्योंकि आप इस तरह का गलत बात जितना भी इशू उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उतना ज्यादा मजबूत होकर के उभर के आ रहे हैं। क्यों बताइए? अगर आपके बातों में दम होते, आप जो प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं उसमें दम होते, तो इतना जनता का समर्थन
प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल रहे हैं? ये बताओ। आप इसलिए इस बात को चेतावनी मतलब मैं नहीं दे रहा हूं, जनता के ओर से मैं दे रहा हूं। मेरा तरफ से तो मैं सलाह दे सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि आप हमको जितना बदनाम करेंगे उतना ही आप खुद बदनाम हो जाओगे। हमारे ऊपर आप एक अंगुली दिखाओगे, आपका 5 अंगुली आपके ऊपर में पड़ता है। आप ये चीज़ मत भूलिए। इसलिए मैं आज इतना अच्छा चर्चा हुआ, बहुत अच्छी माहौल में चर्चा हुआ। आप खड़गे जी और कुछ लोगों ने गलत बात कही है, फिर भी मैं उनसे छोटा हूं, मैं गाला गाली तो नहीं कर सकता हूं, मैं इज्जत देता हूं। इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए जितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, हमारे ओर से वरिष्ठ रामविलास पासवान जी ने भी चर्चा में भाग लिया, इंटरवेंशन किया, सबको धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष जी आपने बहुत पेशेंटली सबका बात सुना, अपना बात कहने का मौका दिया। हुकुमदेव जी ने हमारा पार्टी की ओर से अपना बात को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रखा। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना बात को समाप्त करना चाहता हूँ।